डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ चुके होंगे। अब चूँकि आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं तो कंपनी की जो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि चूँकि हम लॉ का एक पेपर पढ़ रहे हैं तो शब्दों का जो चुनाव है वो बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना है। सामान्य भाषा में हम जिन शब्दों का चुनाव करते हैं वे गलत तो नहीं होते हैं, लेकिन कानूनी रूप से उनके एक से अधिक वर्णन हो सकते हैं। लेकिन हमको इस पेपर में शब्द वो ही काम में लेने हैं जैसा कि लॉ में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उनको अपने शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन जब भी डेफिनेशन की बात आएगी हमें कोशिश करनी है कि जो डेफिनेशन है वो वर्ड टू वर्ड हो और बिल्कुल सही हो। आइए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन। मार्शल का लॉ में बहुत अच्छा योगदान माना जाता है और आपने मार्शल की डेफिनेशंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा। मार्शल कहते हैं अ कॉरपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक जो कंपनी है, एक जो कॉरपोरेशन है, जो व्यक्तियों का समूह है, वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है, इंटेंजिबल है, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो है। और किसके साथ में एग्जिस्ट कर रहा है? जो लॉ है उसके साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, it possesses only the properties which is the charter of its creation confers upon it। देखिए, जिस चार्टर को लेकर, जिस पत्रावली को लेकर उस कंपनी को बनाया गया है उसके साथ में ही उसका एग्जिस्टेंस है। वो पत्रावली कैसे तैयार हुई है? वो पत्रावली हमने नियमों के अनुसार, लॉ के अनुसार तैयार की है, जिसको कि एक्सप्रेस किया गया है अथवा अचानक ही वो बन चुकी है, तो उसके एग्जिस्टेंस के साथ ही वो चल रही है। मींस जो चार्टर हमने तैयार किया है उसमें जो नियम हैं, उसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं, उनके साथ में ही कंपनी का विकास किया गया है। मींस आइदर एक्सप्रेसली और एज इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, इसलिए एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन दी गई है। वो क्या है? देखिए, अ कंपनी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट। कंपनी एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि एक जो प्रेजेंट कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अथवा पिछले किसी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। इन द आइज ऑफ लॉ अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कानून की नज़र में जो कंपनी है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है। इट इज़ एन इनविजिबल एंड इंटेंजिबल पर्सन। वो दिखती नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते, ऐसा व्यक्ति है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर और मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर काम लिया गया है ओपीसी के लिए, वन पर्सन कंपनी के लिए, और मेंबर्स काम में लिया गया है दूसरी कंपनीज़ के लिए, जिसके कि यहाँ तो एक मेंबर होगा या बहुत सारे मेंबर्स होंगे। विथ परपेचुअल सेक्शन। परपेचुअल का मतलब है अंतहीन समय, वो लगातार चले जा रही है, जिसका कि कोई एंड पॉइंट डिसाइडेड नहीं है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। जो कंपनी की पूंजी है उसको हस्तांतरण योग्य
जो शेयर्स हैं उनमें डिवाइड किया हुआ है, बांटा गया है। द शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और मेंबर्स। जो इसके शेयर होल्डर हैं, या तो एक शेयर होल्डर है तो मेंबर, और बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं तो उसके मेंबर्स होंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें कंपनी के गुणों का समावेश किया गया है, इसलिए ये डेफिनेशन इजी भी लगती है और आपको याद रखने में काफ़ी सरल होगी। इसमें आपके अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका समावेश हो गया है। यदि आप ये डेफिनेशन से पहले जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं उनको अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो एक शब्द आ रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका एक प्रिंसिपल है, उसका एक नियम है। और वो नियम क्या है? वो नियम कहता है इट कैन स्यू एंड बी स्यूड बाय इट्स मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहता है कि कंपनी अपने मेंबर्स और आउटसाइडर्स पर परिवाद प्रस्तुत कर सकती है, अथवा जो आउटसाइडर्स है या मेंबर्स है इसके, वो कंपनी पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इट कैन हैव इट्स प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इन इट्स ओन नेम। मतलब इसकी खुद की स्वयं की प्रॉपर्टी होती है जो कि सेपरेट होती है इसके मेंबर्स से, इसके प्रमोटर से। हालांकि हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिए। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके मेंबर से अलग होगी। मेंबर्स की जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है वो अलग है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। नो मेंबर और डायरेक्टर हैज़ अ राइट टू द असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी की परिसंपत्तियों पर इसके डायरेक्टर और मेंबर्स का कोई अधिकार नहीं है। यदि एक डायरेक्टर चाहे कि वह कंपनी की जो असेट्स हैं, परिसंपत्ति हैं, उनको वो बेच दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग प्रोविज़न दिए गए हैं कंपनीज एक्ट में। और कंपनीज एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि यदि कंपनी और असेट्स को अक्वायर करना चाहे और परिसंपत्तियाँ लेना चाहे तो किस प्रकार ले सकती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि जो प्रमोटर है, जो कंपनी को अग्रेसित करने वाला है, जो कंपनी को बनाने वाला है, उसको पहले ही अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। वो इसलिए है कि प्रमोटर अपनी संपत्तियों को कंपनी में काम में नहीं ले सकता है। यदि उसको अपनी कंपनी में उन संपत्तियों को काम में लेना है तो उस व्यक्ति को वो संपत्तियां कंपनी को हस्तांतरित करनी होगी। वो भी हस्तांतरित करने के भी प्रोविज़न दिए गए हैं, वो उसी नियमों के तहत हस्तांतरित हो पाएगी। तो ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी। इसके बाद में आता है हमारा लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप बुक को लेक्चर्स के साथ में पढ़ते जाएं और आप छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, नोट्स हैं, वो एक सेपरेट कॉपी में नोट करते जाएं। थैंक यू।